नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्फोट। बुलेटिन में आज हम बात करेंगे यूक्रेन के खिलाफ रूस की नई रणनीति के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि पुतिन की नई स्ट्रेटजी ज़ेलेंस्की पर किस हद तक भारी पड़ सकती है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि शांति प्रस्ताव पर ज़ेलेंस्की का आखिरकार रुख क्या है, क्योंकि ट्रंप के द्वारा बता दिया गया है कि ये पॉइंट्स रहने वाले हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की उसके बारे में क्या सोचते हैं, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और उसके बाद यूक्रेन को लेकर के ट्रंप का आखिरकार फैसला क्या है और वो क्या और बड़ा फैसला ले सकते हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। इन सभी बड़े मुद्दों पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि लेबनान में इजराइल के भीषण अटैक का आखिरकार हुआ क्या, किसे नुकसान पहुंचा है, क्योंकि लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाया। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे पर फिर से हमले शुरू कर दिए। इजरायली सेना ने लेबनान में बड़ा हमला किया, तस्वीरें उसकी सामने आई हैं, जिसमें हिजबुल्लाह को बड़े नुकसान का दावा कर दिया गया है। और इस हमले के बारे में और हिजबुल्लाह को हुए नुकसान के बारे में हम चर्चा विस्फोट में आगे करेंगे, लेकिन बात सुपर पावर बनने की जो रेस लगी हुई है उसकी भी करेंगे, क्योंकि सुपर पावर बनने की इस रेस में ईरान न केवल शामिल है बल्कि बहुत तेजी से दौड़ भी रहा है। वो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से इजराइल और अमेरिका को चुनौती देना चाह रहा है। उसके इस कदम से मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ सकता है, ये भी बताया जा रहा है, क्योंकि बार बार उसकी तरफ से ड्रिल की जा रही है। और चलिए अब बात विस्फोट में सबसे पहले रूस की करते हैं, क्योंकि रूस का यूक्रेन के कई शहरों पर एक बार फिर से बड़ा हमला देखने को मिला है। क्रीवी में ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया गया है। खार्किव में भी थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया गया है। कहां पर हुआ ये नुकसान? यूक्रेन के कई शहरों में ये नुकसान हुआ। किसने पहुंचाया? रूस ने ये बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्रीवी में ये ड्रोन से मिसाइल और अटैक किया गया है। थर्मल पावर प्लांट को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। बड़े नुकसान की खबर भी है। कई जगह पर गर्म पानी और गैस की सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई है। जरा ये सैटेलाइट तस्वीरें देखिए जो निकल करके सामने आई हैं। ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरीके से एक बड़ा नुकसान किया गया है। थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचाया गया है और यही जो है उसकी पूरी तैयारी है। किसकी? रूस की ये पूरी तैयारी है कि सर्दियां जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सर्दियां जैसे जैसे बढ़ रही हैं, उसमें रूस में पूरी तरीके से पावर प्लांट को नेस्तनाबूद कर दिया जाए, ताकि पावर सप्लाई रोकी जा सके, वहां लोग ठंड से टूट हो जाए। इस तरीके से उनकी तरफ से जो तैयारी है वो कर दी गई है। तो इसी बीच एक और जानकारी आ रही है, वो भी आपको बता दें कि रूस का उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा अटैक देखने को मिला है। ये जानकारी मिल रही है और इसके साथ ही सूमी पर रूसी सेना की ये ड्रोन स्ट्राइक देखने को मिली है। हमले में कई मकानों को नुकसान पहुंचा है और इतना ही नहीं, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। दो खबरें अलग अलग आप समझ रहे हैं। रूस का उत्तर पूर्वी यूक्रेन पर बड़ा अटैक देखने को मिला, तो खीव में भी एक बड़ा अटैक देखने को मिला। दूसरी तरफ सूमी पर रूसी सेना की ड्रोन स्ट्राइक हमले में कई मकान जो है उन्हें नुकसान हुआ है, 7 लोग घायल हुए हैं। तो दो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं कि किस तरीके से ये पूरा हमला जो है वो रूस की तरफ से किया गया है। यूक्रेन के खीव में नुकसान पहुंचाया गया है, तो दूसरी तरफ सूमी पर भी रूसी सेना ने एक बड़ा ड्रोन अटैक किया है। सूमी पर जो अटैक हुआ है उसके बाद कई मकानों को नुकसान पहुंचा है, 7 लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी तरफ जो दूसरा हमला हुआ है उसमें पावर प्लांट को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद किया गया है। पावर सप्लाई को ठप करने के लिए इस तरीके का कदम उठाया जा रहा है रूस की तरफ से। ये उनकी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। ये स्ट्रेटजी इस तरीके से बनाई गई है कि ठंड में पूरी तरीके से यूक्रेन के लोगों को एक गर्म पानी, गर्म और साथ ही बिजली के लिए जो है वो तड़पा दिया जाए, ताकि वो ठंड से ठिठ हो जाए। यूक्रेन से जंग भले ही लंबी खिंच रही है, लेकिन अब रूस ने कीव को घुटनों पर लाने के लिए नई रणनीति अपना ली है। उधर ज़ेलेंस्की की यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बैठक जारी है। लंदन में चल रही बैठक शांति प्रस्ताव पर चर्चा की ओर जा रही है। दूसरी तरफ अमेरिका है जो कि जंग और शांति प्रस्ताव से खुद को अलग कर सकता है, ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अमेरिका ने आखिरकार ऐसा बड़ा फैसला क्यों लिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस की बदली रणनीति।
घुटनों पर आ जाएंगे ज़ेलेंस्की? यूरोप से ट्रंप की नाराजगी। रूस की सेनाएं करीब 4 साल से यूक्रेन की जमीन को दहला रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव से लेकर देश के जर्रे जर्रे पर रूसी बारूद बरस रहा है। शहर, खेत, मैदान, सभी जगह रूसी सेना के दिए घाव साफ दिख रहे हैं। बिल्डिंगों में जगह जगह तबाही के निशान दिख रहे हैं। तो शहरों की पहचान अब मलबे के ढेर में बदल चुकी है। हर जगह सिर्फ तबाही ही तबाही है। रूसी सेनाओं ने कीव और खार्किव के अलावा सूमी, चेरनिहिव, पोल्तावा, चेरकासी और जाइटोमेर समेत कई इलाकों में जबरदस्त तबाही मचाई। लेकिन ऐसा लगता है कि अब रूसी सेना यूक्रेन को पूरी तरह घुटनों पर लाने की रणनीति पर काम कर रही है और इसके लिए उसने अपनी रणनीति भी बदल ली है। जो रूसी सेना अब तक यूक्रेन के जवानों के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही थी, अब तक सैन्य ठिकानों पर तबाही मचा रही थी, क्रेमलिन के वो जवान अब नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। रूसी सेनाएं अब सैन्य अड्डों के अलावा डैम, पोस्ट ऑफिस, थर्मल पावर स्टेशन, रेलवे स्टेशन और सेंट्रलाइज्ड हीटिंग प्लांट जैसे अहम नागरिक ठिकानों पर हमले कर रही है। माना जा रहा है कि आम लोगों से सीधे तौर पर जुड़ी इन सुविधाओं से परेशानी और बढ़ेगी और लोग ज़ेलेंस्की के खिलाफ सड़कों पर उतर सकते हैं। रूसी सेना ने सबसे बड़ा हमला खार्किव में किया।
रूसी सेना ने पेचिनीही डैम पर अटैक किया। रूस के 4 ड्रोन डैम के ऊपरी हिस्से से टकराए, जिससे डैम का ऊपरी हिस्सा ध्वस्त हो गया। यह डैम सिवर्स्की डोनेट्स नदी पर बना है। ड्रोन अटैक के बाद डैम पर बनी सड़क तबाह हो गई, जिसकी मरम्मत में इंजीनियर लगातार जुटे हैं। इस बीच खबर है कि डैम से पानी का रिसाव शुरू हो गया है, जिससे आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा काफी बढ़ गया है। जाहिर है कि जहां यूक्रेन में पारा माइनस में जा रहा है, तो वहीं बाढ़ की आशंका ने लोगों को परेशान कर दिया है। ये डैम ही खार्किव और आसपास के इलाकों में पानी का प्रमुख स्रोत है। यहाँ से खार्किव में मौजूद स्कूल, कॉलेज, अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और रिहायशी इलाकों समेत सभी जगह पानी की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा अगर इस डैम पर बनी सड़क को जल्द चालू नहीं किया गया तो यूक्रेन के लिए मुसीबतें बढ़ सकती हैं। ये सड़क कुपियांस्क और वोवचांस्क को जोड़ती है और यहाँ से होकर यूक्रेन के सैनिकों तक हथियारों की सप्लाई की जाती है। इसके अलावा रूसी सेना ने सूमी में एक बहुमंजिला इमारत पर भी हमला किया। बताया जा रहा है कि बिल्डिंग में अधिकतर डॉक्टर और नर्सें रहते थे। इस हमले में बिल्डिंग धराशायी हो गई, पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तक तबाह हो गईं। इसके अलावा चेर्निहिव में रूसी सेना ने थर्मल पावर प्लांट पर अटैक किया। इसके बाद प्लांट की 2 यूनिट्स ने काम करना बंद कर दिया। इसके अलावा निप्रोपेट्रोवस्क में दवाओं के गोदाम पर हमला किया गया। एक बहुत बड़े इलाके में बना ये गोदाम नष्ट होने से यूक्रेन में दवाओं की सप्लाई पर असर पड़ सकता है। क्रेमलिन के जवानों ने पोल्तावा में हीटिंग प्लांट पर जबरदस्त अटैक किया, जिससे प्लांट का एक बड़ा हिस्सा ध्वस्त हो गया। रूसी ड्रोन ने कीव के सेंट्रलाइज्ड हीटिंग प्लांट यानी सीएचपी प्लांट को भी निशाना बनाया। इसके अलावा कीव में बिजली सप्लाई से जुड़े ठिकानों पर हमला किया गया, जिससे कीव में बिजली सप्लाई प्रभावित हुई है। खबर है कि अब दिन में महज 9 घंटे ही बिजली की सप्लाई की जा रही है। रूस के इन हमलों से जाहिर है कि अब यूक्रेन के लिए मुश्किलें बहुत बढ़ सकती हैं। इन सर्दियों में जहां यूक्रेन में पारा माइनस में जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर जंग का पारा चढ़ता जा रहा है। अब नागरिक ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं और अगर ज़ेलेंस्की सरकार ने इन हमलों का जल्द ही तोड़ नहीं निकाला तो यकीनन सर्दियां बिताना ही यूक्रेन के लिए मुश्किल हो सकता है।
उधर यूरोप यूक्रेन का साथ लगातार दे रहा है। वो जंग को लंबा खींचकर रूस के ज्यादातर हथियारों के गोदामों को खाली करवाने की रणनीति पर काम कर रहा है और इसी वजह से अब यूक्रेन को बारूदी सप्लाई बढ़ा दी गई है, जिसका असर अब रूस के शहरों पर भी दिख रहा है। यूक्रेन की सेना ने क्रास्नोयार्स्क में ड्रोन अटैक किया, जिससे वहां मौजूद मिलिट्री वेयरहाउस को जबरदस्त नुकसान पहुंचा और उसमें आग लग गई। इसके अलावा क्रास्नोयार्स्क में मौजूद थर्मल पावर प्लांट को भी नुकसान पहुंचा। Ебать, это четвертая нахуй! Пятая, блядь! Тупо в завод Артема! Ебать, шестую слышу! Охуеть! यूक्रेन ने ओरियोल में भी भीषण ड्रोन अटैक किया। ओरियोल डिपो पर किए गए इस हमले में 2 ऑयल टैंकर नष्ट हो गए। इसके अलावा यूक्रेनी सेना ने पोक्रोवस्क में रूसी सेना की फ्रंट लाइन पर जबरदस्त हमले किए। इन हमलों के लिए यूरोपीय देश यूक्रेन को लगातार मदद कर रहे हैं। यूरोपीय देशों की ओर से यूक्रेन को लगातार इंटेलिजेंस इनपुट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से यूक्रेन की सेना रूस पर सटीक हमले कर रही है। जहां एक ओर जंग भीषण रूप लेती जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर शांति स्थापित करने की कोशिशें भी हो रही हैं। हालांकि उसका अभी तक कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। लंदन में यूरोपीय देशों की बैठक चल रही है और इस बैठक में ज़ेलेंस्की की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि वो ट्रंप के प्लान पर सहमत नहीं है और वो यूरोप के प्लान पर चलकर युद्ध विराम चाह रहे हैं। इस बीच खबर है कि ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के समझौते को देखा ही नहीं, जिससे ट्रंप काफी नाराज हैं और अब यूक्रेन को दी जा रही मदद रोकी जा सकती है। बताया जा रहा है कि रूस अमेरिका की शर्तों पर युद्ध विराम के लिए राजी है। ऐसे में अगर ज़ेलेंस्की की नजदीकी यूरोपीय देशों से बढ़ती रही, तो हो सकता है कि अमेरिका रूस को हमले के लिए खुली छूट दे दे, जिसके बाद पुतिन यूक्रेन के संपूर्ण विध्वंस का आदेश दे सकते हैं। नेटो देश भी जानते हैं कि अमेरिका के बिना उनका अस्तित्व कम से कम हथियारों के मामले में तो कुछ भी नहीं है, और दूसरी ओर यूक्रेन की मदद करते करते उनके हथियारों के गोदाम भी लगभग खाली हो चुके हैं। ऐसे में अब उनके लिए अपनी सुरक्षा करना ही मुश्किल हो सकता है। शायद यही वजह है कि यूरोपीय देशों ने अपने लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि ये सभी जानते हैं कि अमेरिका के बिना नेटो देशों पर रूस अकेले ही भारी पड़ सकता है। उसके गोदामों में अभी भी इतने हथियार हैं
कि यूरोप की मुसीबतें बढ़ा सकता है। जाहिर है कि ये स्थिति काफी जटिल होती जा रही है। रूस, यूक्रेन, यूरोपीय देश और अमेरिका सभी लोग अपने अपने हितों के आधार पर युद्ध विराम चाह रहे हैं। ऐसे में इस जंग के थमने के आसार कम ही दिख रहे हैं। हालांकि अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो ये दुनिया के लिए काफी तकलीफों भरी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात गाजा की कर लेते हैं। दक्षिणी गाजा में इजरायली सेना का एक्शन देखने को मिला है, जहां आईडीएफ के जवानों ने एक आतंकवादी को भी मार गिराया है। ये जानकारी मिली है। ये बड़ी कार्रवाई की है। दक्षिणी गाजा में ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दरअसल ये कार्रवाई की गई है, जिसमें एक्शन लिया गया है और एक आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। ये आशंका जाहिर की जा रही थी कि आईडीएफ के जवानों पर यह आतंकवादी हमला कर सकता है। इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई की गई है। ये तस्वीरें गाजा की है, जहां पर आईडीएफ की मौजूदगी अभी भी है। यहाँ पर आईडीएफ लगातार मौजूद है, गश्त कर रही है। हमास के एक एक आतंकी को ढूंढ करके उसका काम तमाम कर रही है। और आईडीएफ का ये प्रण भी है, इजराइल सरकार का ये प्रण भी है कि जब तक हमास के आतंकियों को वो पूरी तरीके से खत्म नहीं कर देती है, तब तक वो गाजा नहीं छोड़ने वाले हैं। अब ऐसी तस्वीरें जब सामने आती हैं, तब ये पता चलता है कि अभी भी वहां पर कार्रवाई की जा रही है इजराइल की तरफ से। लंबे समय से जंग की आग में झुलस रहे गाजा में अब शांति लौटने की उम्मीद भी दिखाई दे रही है, लेकिन लेबनान में इजरायली सेना के एक्शन लगातार जारी है, क्योंकि हमास हो, हिजबुल्लाह हो, हूती हो, तीनों ही फ्रंट पर इजराइल की सेना लड़ रही है। सीज फायर हुआ, लेकिन उसके बावजूद आईडीएफ और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। और एक बार फिर इजराइल ने हिजबुल्लाह के बड़े ठिकानों पर अटैक किया है। अब कितना नुकसान इसकी वजह से पहुंचा है, इस रिपोर्ट में समझिए। इजराइल का हिजबुल्लाह पर वार। हवाई हमलों से करारा प्रहार। आईडीएफ के अटैक से दहला लेबनान। इजराइल और हमास के बीच गाजा में पिछले करीब 2 साल से जंग चल रही है और लगभग तभी से हिजबुल्लाह इजराइल के बीच युद्ध जारी है। पिछले साल इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष विराम तो हुआ, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आज भी इजरायली सेनाएं लेबनान पर बारूद बरसा रही है। इजराइल के जवानों ने हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए। दक्षिणी लेबनान में किए गए अटैक में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचाए जाने का दावा किया जा रहा है। या वैले, अल्लाहु अकबर, hay واحد تاني صورتن, अल्लाहु अकबर।
आईडीएफ के जवानों ने राडवान सेना के एक ट्रेनिंग कंपाउंड पर भी जबरदस्त अटैक किया। इजराइल का दावा है कि ये हमले सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर किए गए हैं। इन हमलों में हिजबुल्लाह के मिलिट्री स्ट्रक्चर और एक लॉन्च साइट को भी निशाना बनाया गया है, जिससे ये ठिकाने तबाह हो गए। लेबनान की मीडिया के मुताबिक इजराइल के फाइटर जेट्स ने दक्षिणी लेबनान में एक साथ कई जगहों पर निशाना बनाकर बम गिराए। इजरायली सेना का ये हमला सीज फायर का उल्लंघन करते हुए किया गया। लेबनान और इजराइल में पिछले साल संघर्ष विराम हुआ था। इसमें अमेरिका ने मध्यस्थता की थी, जिसके बाद इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच एक साल से भी ज्यादा समय तक चली लड़ाई खत्म हो गई थी, जिसके बाद से दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं। और एक दूसरे पर सीज फायर उल्लंघन का आरोप लगाते रहते हैं। उधर गाजा में इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग के खत्म होने के आसार दिख रहे हैं। हमास ने एक बार फिर हथियार रखने के संकेत दिए हैं। खबरों के मुताबिक हमास हथियार डालने को तैयार है। वो बातचीत की टेबल पर आ सकता है और भविष्य में फिलिस्तीन राज्य की नींव रखने में अहम भूमिका अदा कर सकता है। हमास का मानना है कि वो गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती, गाजा के लिए एक तकनीकी समिति के गठन और इजरायली सेना की वापसी जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा करने को तैयार है। शांति समझौते का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है। ट्रंप की योजना का पहला चरण लगभग खत्म हो चुका है, जिसके तहत इजराइल के सभी बंधकों की रिहाई होनी थी। इजराइल की ओर से कहा गया है कि बंधकों की रिहाई का काम लगभग पूरा हो चुका है। युद्ध विराम लागू होने के बाद से हमास अब तक 20 इजरायली बंधकों को और 27 बंधकों के शव वापस कर चुका है, जबकि एक इजरायली बंधक का शव फिलहाल गाजा में ही है। करीब 2 साल से ज्यादा समय से इजराइल और हमास के बीच जंग चल रही है। 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हुए कत्लेआम में इजराइल में करीब 1200 लोगों की जान गई थी, जबकि 250 से ज्यादा लोगों को हमास के आतंकियों ने बंधक बनाया था। इसके बाद इजरायली सेना ने जो अभियान शुरू किया, खबर है कि उसमें अब तक 70,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। साथ ही गाजा का एक बड़ा हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। इजराइल की सेना ने हमास के साथ ही उसके साथ ही हिजबुल्लाह और हूती के कई वरिष्ठ कमांडर्स को जहन्नुम पहुंचा दिया। अब तक इजराइल के जवान हमास के इस्माइल हानिया और याहा सिनवार के अलावा हिजबुल्लाह के हसन नसरल्लाह और तबातबाई समेत कई कमांडर्स को मौत के घाट उतार चुकी है।
इसके अलावा हूती आतंकियों के कब्जे वाले यमन पर भी भारी बमबारी कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया जा चुका है। हमास नेताओं में इजरायली सेना का खौफ किस कदर है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हमास के बड़े आतंकी नेताओं ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर नए आदेश जारी किए थे। खबर है कि बैठक में फोन, एसी, टीवी समेत कई उपकरणों पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल गाजा में तो शांति छाने के आसार दिख रहे हैं, लेकिन लेबनान में हिजबुल्लाह और इजरायल के बीच जंग एक बार फिर भड़कती दिख रही है। दोनों ही पक्ष संघर्ष विराम को मानने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में लेबनान कब तक तबाही की आग में झुलसता रहेगा, कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात ईरान की करते हैं। ईरान की मिसाइलों की प्रदर्शनी की करते हैं, क्योंकि ईरान ने समंदर में अपनी मिसाइलों का ऐसा मुजाहिरा पेश किया है कि समूचे पश्चिम एशिया की हवा ही बदल गई है। ओमान सागर से लेकर के हॉर्मुज तक ईरानी मिसाइलों की धमक से अमेरिका और इजराइल दोनों की टेंशन दरअसल बढ़ गई है। खामनेई ने दुनिया को साफ संदेश भी दिया है कि ईरान ना झुकेगा और ना ही रुकेगा, और अगर किसी ने उकसाया तो सहेगा भी नहीं। ओमान सागर की लहरें, हॉर्मुज की हवा और ईरान की गर्जना, ये तीनों जब एक साथ गूंजते हैं तो दुनिया समझ जाती है कि मध्य पूर्व में बड़ा खेल शुरू होने वाला है। ईरान फिर उसी राह पर चल पड़ा है जहां से लौटकर अक्सर जंगें जन्म लेती हैं। मिसाइलों की नुमाइश, सेना प्रमुख की हुंकार और अब 2000 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों का धड़कता प्रदर्शन। तेल से भरे जहाज, खाड़ी के तट, अमेरिका, इजराइल और अरब देश सबकी धड़कनें तेज हैं, क्योंकि आज ईरान ने अपने इरादे समंदर में उतार दिए हैं। जून में हुए इजराइल ईरान युद्ध की आग अभी बुझी भी नहीं थी कि ईरान ने फिर उसी आग को हवा दे दी है। IRGC यानी ईरान की सबसे ताकतवर फोर्स ने ओमान सागर और हॉर्मुज के पास लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बारिश कर दी है। ये वही इलाका है जहां से दुनिया का तेल और गैस बहकर जाता है और जहां खतरनाक गतिविधि का मतलब है पूरे मार्केट में भूकंप।
इस ड्रिल में जिन मिसाइलों का शोर दुनिया ने सुना वो नाम ही डर पैदा करते हैं। कद्र 110 क्रूज मिसाइल, कद्र 380 क्रूज मिसाइल, गदीर क्रूज मिसाइल और वो रहस्यमयी मिसाइल 303 बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में ईरान ज्यादा बताना भी नहीं चाहता। हर मिसाइल की रेंज सुनकर अमेरिका से लेकर इजराइल तक हर ताकत का माथा ठनक गया। पूरे 2000 किलोमीटर, यानी ईरान चाहे तो दुबई, रियाद, तेल अवीव, दोहा, बहरीन, ओमान, इस्तांबुल, पूरा पश्चिम एशिया उसकी जद में है। सबसे बड़ा डर ये मिसाइल भूमिगत बंकरों से चलाई गई। ऐसे बंकर जिन्हें सैटेलाइट भी मुश्किल से पहचान पाते हैं। टीवी फुटेज में वो नजारे दिखाए गए जो किसी भी देश को सिहराने के लिए काफी हैं। गुफाओं के अंदर से मिसाइलें बाहर निकली, धधकते शोलों में आसमान फटा और कुछ ही सेकंड में ओमान सागर में बने ईरान के मॉक टारगेट्स धूल में बदल गए। IRGC के कमांडरों ने कहा, ये हमारी क्षमता नहीं, ये हमारा संदेश है। संदेश ये कि हमारी मिसाइलें सोती नहीं हैं और अगर दुश्मन जाग उठा तो उस पर बरसने में हमें एक पल भी नहीं लगेगा। ईरान की सैन्य कवायद की कहानी जून 2025 की उस जंग से जुड़ी है जिसने पूरे पश्चिम एशिया को हिला दिया था। उस युद्ध में ईरान के सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें शीर्ष सैन्य अधिकारी, जनरल, हथियार विशेषज्ञ और यहाँ तक कि परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल थे। इजराइल के हमलों ने ईरान की कमर तोड़ दी थी। लेकिन ईरान की मिसाइल बारिश ने इजराइल में भी 28 से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। युद्ध खत्म हुआ, लेकिन ईरान ने तभी कह दिया था कि अगला हमला हुआ तो जवाब नहीं, तबाही देंगे। और आज की ड्रिल उसी चेतावनी का लाइव डेमो है। हॉर्मोज दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति की सबसे महत्वपूर्ण नली है। यहीं से रोजाना करोड़ों बैरल तेल गुजरता है और अगर यहाँ हल्का सा भी तनाव हो जाए तो डॉलर चढ़ जाता है। तेल महंगा हो जाता है
और पूरी दुनिया में आर्थिक हलचल मच जाती है। अब सोचिए, जब ईरान यहाँ मिसाइलें दाग रहा हो और कह रहा हो कि हम तैयार हैं, तो अमेरिका से लेकर खाड़ी देशों तक सभी के भीतर भय की आग क्यों ना धधकेगी। जब भी मध्य पूर्व में हथियार दिखाए जाते हैं, सबसे पहले बेचैनी अमेरिका में पैदा होती है, क्योंकि अमेरिका के युद्धपोत, उसकी नौसेना, उसके बेस सब इस इलाके में मौजूद है। ईरान का ये मिसाइल शो इजराइल के लिए भी खतरे की घंटी है, क्योंकि तेहरान खुलेआम कह चुका है इजराइल दोबारा हमला करेगा तो उसका अस्तित्व तक खतरे में डाल देंगे। खाड़ी देश सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत ये सब डर में हैं, क्योंकि उनकी शिपिंग रूट्स, उनके तेल भंडार, उनके बंदरगाह सब IRGC की रेंज में आते हैं। ईरान की इस नई ड्रिल का मकसद सिर्फ सैन्य अभ्यास नहीं है, यह है शक्ति संतुलन बदलने की कोशिश। ईरान दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ एक क्षेत्रीय देश नहीं, बल्कि मिसाइल सुपर पावर है। यह भी एक संदेश है कि अमेरिका और इजराइल पर दबाव बढ़ाने का, खाड़ी देशों को चेतावनी देने का और दुनिया को बताने का कि अगर तेहरान पर हमला हुआ तो पूरा मध्य पूर्व आग का गोला बन जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या यह ड्रिल सिर्फ प्रदर्शन है या फिर नई जंग की तैयारी है, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो बताते हैं कि ईरान अब रक्षात्मक नहीं, आक्रामक नीति पर काम कर रहा है। भूमिगत मिसाइल बेस 2000 किलोमीटर की रेंज, ओमान सागर में सटीक हमले, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट, नौसेना वायु रक्षा का संयुक्त अभ्यास, ये सब दिखाता है कि ईरान आने वाले किसी बड़े दिन के लिए रिहर्सल कर रहा है। कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि मध्य पूर्व अब फिर से एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां से वापस लौटना शायद संभव ही नहीं। अगर ईरान ने किसी भी कारण से हॉर्मोज को बंद कर दिया या वहां तनाव बढ़ाया, तो दुनिया भर में तेल की कीमतें आसमान छू जाएंगी, बाजार गिर जाएंगे। एशिया, यूरोप, अमेरिका, हर देश की अर्थव्यवस्था झकझोर दी जाएगी। पर सबसे बड़ा सवाल, क्या ईरान ये जोखिम उठाएगा? विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर युद्ध छिड़ा तो हॉर्मोज सबसे पहला मोर्चा बनेगा और ईरान की आज की ड्रिल उसी तैयारी का हिस्सा है। ईरान ने ओमान सागर में अपनी मिसाइलों की गर्जना से दुनिया को साफ संदेश दिया कि हम तैयार हैं, हम डरते नहीं हैं, और अगर छेड़ा गया तो समंदर भी जल उठेगा। ये ड्रिल सिर्फ इजराइल को नहीं, पूरे पश्चिम एशिया को हिलाने वाला संदेश है। क्या ये सिर्फ शक्ति प्रदर्शन है या किसी आने वाली जंग का प्रस्तावना अध्याय, या मध्य पूर्व फिर किसी आग की तरफ बढ़ रहा है? जिसे बुझाने में बरसों लगते हैं। और क्या हॉर्मोज, जिससे दुनिया का तेल बहता है, एक दिन मिसाइलों और युद्धक जहाजों से भर जाएगा?
सवाल बड़ा है, लेकिन जवाब अभी भी धुंध में है। इतना तय है, मिसाइलें निकल चुकी हैं और माहौल दहकने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाएगा, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24x7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें।